पर्टिकुलर लेक्चर्स में अगर हम बात करते हैं कि जो भी पर्टिकुलर मेथड्स हैं हीट ट्रीटमेंट्स के, तो यहाँ पर हम इस पर्टिकुलर लेक्चर में स्टडी करेंगे इंट्रोडक्शन टू हीट ट्रीटमेंट मेथड्स। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो एराइज होता है दैट इज़ व्हाट इज़ हीट ट्रीटमेंट। तो अगर हीट ट्रीटमेंट को अगर हम डिफाइन करें तो यहाँ हम देख सकते हैं कि हीट ट्रीटमेंट मे बी डिफाइंड एज एन ऑपरेशन और कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस that involve the heating and cooling of a solid metal or an alloy for the purpose of obtaining certain desirable conditions or properties। यानी कि किसी पर्टिकुलर मेटल को जब वो सॉलिड स्टेट में है उसको हीट अप करना विद ए पर्टिकुलर गिवन प्रोसेस और विद ए पर्टिकुलर गिवन कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेशंस, और उसके बाद उसको कूल करना, ठंडा करना, जिससे कि जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टीज़ हैं उसके अंदर वो हम इनबिल्ट कर सकें, वो हम गेट कर सकें। उन सभी का जो कॉम्बिनेशन है वो क्या कहलाता है, हीट ट्रीटमेंट। अगर हम इसको ऐसे समझें कि भाई हीट ट्रीटमेंट एक ऑपरेशन है या फिर एक प्रोसेस है जिसमें हम कई सारे ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं किसी पर्टिकुलर गिवन मेटल के ऊपर, और उस मेटल वो हो सकती है या फिर वो कोई ना कोई एलॉय हो सकती है जिसके ऊपर हम ये नंबर ऑफ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, और वो ऑपरेशन में हम क्या करते हैं, उस मेटल को हीटअप करते हैं किसी पर्टिकुलर फिक्स्ड टेम्परेचर पर फॉर ए सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम, जिससे क्या होता है उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है। जब उसका माइक्रो स्ट्रक्चर चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग फिर जब वो एक बार हीटअप हो जाता है तो उसको कूल किया जाता है, ठंडा किया जाता है। और ठंडा करने के लिए हम अलग अलग चीज़ें यूज कर सकते हैं, जैसे वाटर यूज कर सकते हैं, एयर यूज कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मली हम उसको ठंडा होने दे सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर आप एक तो हीटिंग के लिए यूज़ कर रहे हो और दूसरा जो कूलिंग का मेथड आप यूज़ कर रहे हो उसके अकॉर्डिंग उस पर्टिकुलर गिवन कंपोनेंट के अंदर प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है और हम उसके अकॉर्डिंग करते हैं जो हमें डिज़ायरेबल होता है। तो ये जो पूरा का पूरा मेथड है ये क्या कहलाता है, आपका हीट ट्रीटमेंट कहलाता है। तो यहाँ तक ये हीट ट्रीटमेंट की डेफिनेशन होगी। अगर हम आगे बढ़ते हैं तो इट इज़ डिज़ायरेबल टू प्रिजर्व एज नियरली एज पॉसिबल द फॉर्म, डायमेंशंस एंड द सरफेस ऑफ द पीस बीइंग ट्रीटेड। तो क्वेश्चन ये भी अराइज होता है, सर ये तो समझ में आ गया कि हीट ट्रीटमेंट एक प्रोसेस है जिसमें हम कई सारे ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं किसी न किसी पर्टिकुलर मेटल और एलॉय के ऊपर, और उसको हीटअप करते हैं फॉर ए गिवन पर्टिकुलर टाइम के लिए। उसके बाद उसको ठंडा किया जाता है, कूल किया जाता है, जिससे कि हम जो डिज़ायरेबल प्रॉपर्टी है वो उसके अंदर इनबिल्ट कर सकें। ये मेथड हो गया हीट ट्रीटमेंट। अब सर ये करते क्यों हैं, तो ये डिज़ायरेबल इसीलिए होता है क्योंकि हमें क्या करना होता है, जो भी मेटल है उसको रिक्वायर्ड फॉर्म में हमें कोई ना कोई पर्टिकुलर मेटल चाहिए होती है किसी न किसी ऑब्जेक्टिव से। उसकी जो पर्टिकुलर डायमेंशंस हैं उसको मेंटेन करने के लिए, उसकी जो सरफेस फिनिश है, ठीक है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको मेंटेन करने के लिए हम क्या करते हैं, हीट ट्रीटमेंट का जो ऑपरेशन है वो मेटल के ऊपर परफॉर्म किया जाता है। नेक्स्ट अगर हम आगे बात करते हैं, जैसे अगर हम बात करते हैं स्टील्स एंड कास्ट आयरन्स आर द एसेंशियल एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। तो ऑलरेडी हम लास्ट क्लासेज में डिस्कशन कर चुके हैं पहले से ही कि जो स्टील होती है आपकी, ठीक है, या फिर हम बात करते हैं कि जो आपकी आयरन होती है, ये बेसिकली क्या है, दीज आर द कॉम्बिनेशन ऑफ आयरन एंड कार्बन। यानी अगर हम बात करते हैं स्टील की तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि फेरस प्लस कार्बन के मिक्सचर से हमें क्या बनाते हैं, स्टील या कास्ट आयरन बनाते हैं। वो डिपेंड करता है कंपोजिशन के ऊपर। अगर कंपोजिशन विद इन लिमिट होता है, पर्टिकुलर लिमिट में होता है, उसको स्टील बोल देते हैं। उस पर्टिकुलर बियॉन्ड लिमिट से ज़्यादा होता है तो उसको कास्ट आयरन बोल दिया जाता है। मॉडिफाइड बाय द प्रेजेंस ऑफ अदर एलिमेंट, यानी कि अगर जैसे स्टील है, कास्ट आयरन है, ठीक है, ये इसेंशियल एलॉय हैं किसके, आयरन और कार्बन के। अगर हमें इनकी प्रॉपर्टीज़ में मॉडिफिकेशंस करने हैं तो हम क्या करते हैं, कुछ न कुछ अदर एक्स्ट्रा एलिमेंट इनमें ऐड करते हैं, जिससे क्या होता है, स्टील की या कास्ट आयरन की जो प्रॉपर्टी है वो चेंज हो जाती है। फर्दर अगर हम बात करते हैं तो स्टील में बी डिफाइंड एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन। अगर हमें स्टील को डिफाइन करना है कि सर स्टील क्या होती है, तो हम कह सकते हैं कि स्टील एक एलॉय है आयरन और कार्बन की, विद और विदाउट अदर एलॉइंग एलिमेंट। यानी कि स्टील में क्या होता है, इट इज ए मिक्सचर ऑफ आयरन एंड कार्बन विद और विदाउट द एलॉइंग एलिमेंट।
ज़रूरत है तो हम इसमें एलॉइंग एलिमेंट ऐड कर सकते हैं, जैसे सिलिकॉन है, मैग्नीशियम है, कॉपर है। ज़रूरत नहीं है तो हम इसमें ऐड ना करें। तो स्टील में भी डिफाइंड एज एन एलॉय ऑफ आयरन एंड कार्बन कंटेनिंग लेस देन 2% ऑफ कार्बन। तो ऑलरेडी यहाँ पर एक क्राइटेरिया लगा हुआ है कि अगर कार्बन का जो परसेंटेज है वो 2% से कम होगा, इफ़ इट इज़ लेस देन 2%, तो जो भी पर्टिकुलर कंपोनेंट बनेगा वो क्या कहलाएगा, स्टील। यूजली मेलेबल और फॉर्जेबल आर इनिशियली कास्ट। देखिए जो भी पर्टिकुलर स्टील है, स्टील के टाइप्स भी अगर हमने देखे हैं कि हमने स्टील को क्लासीफाई भी किया है कि अगर कार्बन का परसेंटेज 2% से कम होता है तो जो स्टील बनती है वो जनरली क्या होता है, मीलिएबल होती है। मीलिएबल का मतलब है उसको आसानी से तन्यता, मीलेबल का मतलब क्या होता है, तन्यता, उसको आसानी से खींचा जा सकता है लोड अप्लाई करने पर, जिससे कि उसको वायर में कन्वर्ट किया जा सकता है या पतली पतली प्लेट्स बनाई जा सकती हैं। और ये जो स्टील बनती है इसको आसानी से फॉर्जेबल भी, यानी फॉर्जिंग प्रोसेस भी इस पर आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कार्बन का परसेंटेज कम होता है, तो ये हार्ड कम होगा। जबकि अगर हम बात करते हैं कास्ट आयरन की, तो कास्ट आयरन में बी डिफाइंड एज एन एलॉय ऑफ कार्बन एंड आयरन। भाई सिंपल, जैसे स्टील है वो भी आयरन और कार्बन का एक एलॉय है, वैसे ही कास्ट आयरन भी आयरन और कार्बन का एक एलॉय है विद और विदाउट द अदर एलॉइंग एलिमेंट। ज़रूरत होगी तो एलॉइंग एलिमेंट ऐड भी कर सकते हैं और ज़रूरत नहीं है तो एलॉइंग एलिमेंट ऐड नहीं कर सकते हैं। कंटेनिंग मोर देन 2% ऑफ कार्बन, यानी अगर कार्बन का परसेंटेज 2 से ज़्यादा है, 2.1 होता है जनरली तो 2 से ज़्यादा है तो वहाँ पर हम उसको क्या बोल देते हैं, कास्ट आयरन Ci। और अगर ये 2 से कम है तो यहाँ पर ये क्या हो जाता है आपका स्टील। तो यहाँ पर एक बैरियर लगा दिया कार्बन का परसेंटेज का। तो नॉट यूजली मीलेबल और फोर्जेबल एज इनिशियली कास्ट। तो अगर इसमें कार्बन का परसेंटेज 2% से ज़्यादा बढ़ाते हैं तो जब कार्बन बढ़ेगा तो हार्डनेस भी बढ़ेगी, तो मटेरियल मीलेबल नहीं रहेगा, मटेरियल कैसा होता जाएगा, ब्रिटल होता जाएगा, तो लोड अप्लाई करने पर वो टूटना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी किसके अंदर होती है, कास्ट आयरन के अंदर होती है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, एज वी आर चेंजिंग द परसेंटेज ऑफ कार्बन देन द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलॉय आर चेंजिंग एज पर आवर नीड। तो जहाँ पर हमें जो मटेरियल की ज़रूरत होती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम क्या करते हैं, उसकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं। 4 रीजन दैट विल बी apparent later, the dividing line between steel and cast iron is taken as 2% of carbon। ठीक है, यानी अगर हम बात करते हैं स्टील और कास्ट आयरन के बीच की, तो स्टील और कास्ट आयरन के बीच में जो डिवाइडिंग लाइन है वो क्या है, 2% ऑफ कार्बन। इससे कम स्टील, ठीक है, इससे ज़्यादा देन इट विल बी कास्ट आयरन। इवन थो सर्टेन स्पेशल स्टील कंटेन कार्बन इन एक्सेस ऑफ दिस अमाउंट इन एडी, मतलब कुछ यहाँ पर ऑब्सेशन भी हैं जिनमें मतलब अगर स्टील में 2% से ज़्यादा कार्बन होती है तो भी कुछ स्टील यहाँ पर एग्जिस्ट करते हैं, उनका नाम स्टील ही रख रखा है। इन एडिशन टू कार्बन 4 अदर एलिमेंट्स आर नॉर्मली प्रेजेंट इन द स्टील एंड इन द कास्ट आयरन। तो जो जनरली 4 एलिमेंट हैं जो हम जनरली ऐड करते हैं किसी भी एलॉय के अंदर, ये ऑलरेडी लास्ट लेक्चर्स में हम एक्सप्लेन कर चुके हैं। जैसे मैग्नीज है, इसकी कुछ अलग प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे सिलिकॉन है। मैग्नीज जैसे हार्डनेस वगैरह इंक्रीज करने के काम में आता है, जैसे सिलिकॉन है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज, थर्ड वन इज़ द फास्फोरस है, एंड फोर्थ वन इज़ द सल्फर। तो ये जो अदर एलॉइंग एलिमेंट है इनको ऐड करने से इनकी कुछ अलग अलग डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ होती हैं, दैट वी हैव ऑलरेडी स्टडी इन द लास्ट लेक्चर्स। उसके अकॉर्डिंग आवश्यकता अनुसार इन एलॉय एलिमेंट को ऐड करके हम क्या कर सकते हैं, जो भी एलॉय हम बना रहे हैं उसकी प्रॉपर्टीज़ में चेंजेस कर सकते हैं। तो आगे हम बढ़ते हैं। जैसे स्टील में भी ब्रॉडली क्लासीफाइड इन टू टाइप्स। तो स्टील बेसिकली 2 टाइप में क्लासीफाई करते हैं, एक तो कार्बन और दूसरा एलॉय। ठीक है, तो कार्बन स्टील और दूसरा एलॉय स्टील। अगर हम बात करते हैं किसकी, कार्बन स्टील की, तो कार्बन स्टील ओ देयर प्रॉपर्टीज़ चीफली टू द कार्बन, दे आर फ्रीक्वेंटली कॉल्ड स्ट्रेट और प्लेन कार्बन स्टील। यानी यहाँ पर जो कार्बन स्टील की हम बात कर रहे हैं उसको दूसरा नाम स्ट्रेट और प्लेन कार्बन स्टील के नाम से भी जाना जाता है।
और उसकी जो प्रॉपर्टीज़ चेंज होती हैं वो जनरली कार्बन के परसेंटेज के ऊपर ही डिपेंड करती है। दूसरी अगर हम बात करते हैं एलॉय स्टील की, तो एलॉय स्टील आर दोज टू विच वन और मोर एलॉइंग एलिमेंट आर एडेड इन सफिशिएंट। अगर सिर्फ हम जनरली जो प्लेन कार्बन स्टील है या फिर जिसको स्ट्रेट कार्बन स्टील बोलते हैं या फिर उसको कार्बन स्टील बोला जाता है, उसमें Fe प्लस कार्बन का ही मिक्सचर होता है, अदर एलॉइंग एलिमेंट इसके अंदर ऐड नहीं करते। बट अगर हम Fe प्लस कार्बन में मैग्नीज जोड़ दें, ठीक है, या फिर सिलिकॉन जोड़ दें या फिर फास्फोरस जोड़ दें या फिर सल्फर जोड़ दें, इनमें से कोई भी एक अदर एलॉइंग एलिमेंट ऐड कर दें, तो जो स्टील है वो कार्बन स्टील होकर उसका दूसरा नाम हो गया एलॉय स्टील। अमाउंट टू मॉडिफाई सर्टेन प्रॉपर्टीज़, तो होगा क्या, जो प्रॉपर्टीज़ प्लेन कार्बन स्टील की हैं वो प्रॉपर्टीज़ थोड़ी बहुत चेंज हो जाएंगी। द प्रॉपर्टीज ऑफ कास्ट आयरन ऑल्सो मे बी modified by the presence of alloying element. Such irons are called alloy cast iron. इनको हम क्या बोलेंगे, एलॉय कास्ट आयरन, ठीक है। अब हम बात करते हैं जैसे प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन्स की, तो यहाँ पर स्टील को दो टाइप में हमने यहाँ पर स्टडी कर लिया, एक तो प्लेन कार्बन स्टील और दूसरा एलॉय स्टील। अगर हम फेरस और कार्बन के अलावा कोई भी अदर एलॉइंग एलिमेंट ऐड करते हैं तो वो आपका एलॉय स्टील कहलाता है। बात करते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ आयरन की, तो सिंस आयरन इज द बेसिक एलिमेंट ऑफ स्टील, चाहे स्टील हो चाहे कास्ट आयरन हो, दोनों का जो बेसिक एलिमेंट है वो क्या है, आयरन है। ए नॉलेज ऑफ सम ऑफ इट्स प्रॉपर्टीज इज ए प्री-रिक्विजिट टू एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल प्रिंसिपल्स अंडरलाइंग द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। देखिए, अगर हम बात करते हैं आयरन बेसिकली क्या है, स्टील में बेसिक एलिमेंट है, बेस कौन है, आयरन। तो हमें जो आयरन की प्रॉपर्टीज़ है उनका प्री रिक्विसाइट का मतलब क्या होता है, उसकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पहले ही अध्ययन करना जरूरी है कि भाई Fe के अंदर ऐसी कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, क्योंकि हम क्या करेंगे, स्टील का हीट ट्रीटमेंट फिर फर्दर करेंगे। क्योंकि जब हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे उससे पहले हमें ये जानना ज़रूरी है कि जो स्टील होती है उस स्टील के अंदर जनरली हमारे दो कंपोनेंट होते हैं, एक तो Fe होता है और दूसरा क्या होता है, कार्बन। तो जो Fe है इसकी जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं वो कौन कौन सी होती हैं, ये हमें क्या होता है, इट इज़ नेसेसरी टू नो। जैसे हम आगे बढ़ते हैं, जैसे यहाँ पर एक पॉइंट लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर, ठीक है। अब हम बात किसकी करेंगे, जनरली आयरन की करेंगे और आयरन से रिलेटेड कुछ नॉलेज यहाँ पर जानेंगे, जैसे आयरन कार्बन डायग्राम भी यहाँ पर स्टडी करेंगे। तो इफ़ ए मोल्टेन सैंपल ऑफ प्योर आयरन वर अलाउड टू कूल स्लोली, हम क्या कर रहे हैं, प्योर आयरन ले रहे हैं क्योंकि हमें इसकी प्रॉपर्टीज़ के बारे में स्टडी करना है। प्योर आयरन में हमने इसकी कौन सी फॉर्म ले रहे हैं, मोल्टेन, ठीक है। प्योर आयरन में हमने क्या किया, मोल्टेन फॉर्म ली, इसकी प्योर आयरन की मोल्टेन फॉर्म ले रहे हैं और इसको स्लोली क्या कर रहे हैं, स्लोली कूलिंग डाउन कर रहे हैं, स्लोली कूलिंग। इफ़ ए मोल्टेन सैंपल ऑफ प्योर आयरन वर अलाउड टू कूल स्लोली, आयरन को पहले गर्म किया, गर्म करने के बाद अब उसको धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं। एंड द टेम्परेचर ऑफ द आयरन वर मेजर्ड एट रेगुलर इंटरवल, जैसे मान के चलिए इसको 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपने स्टार्टिंग में हीटअप किया और 2000 डिग्री सेंटीग्रेड तक हीटअप करने के बाद में अब आपने इसको धीरे धीरे ठंडा करना स्टार्ट किया और एक रेगुलर इंटरवल पर आपने क्या किया, इसकी जो टेम्परेचर थे उसको मेजर किया, ठीक है। तो जब आप इसको रेगुलर इंटरवल पर मेजर करेंगे तो इसकी अलग अलग फॉर्म आपको यहाँ पर दिखाई देंगे। तो एन आइडियल आइजेड इक्विलिब्रियम यानी टाइम टेम्परेचर प्लॉट ऑफ द डाटा वुड अपीयर एज शोन इन द फिगर, यानी जैसे हम अदर मेटल लेते हैं ऐसे हमने क्या किया, प्योर आयरन लिया, प्योर आयरन को हीटअप किया और हीटअप करने के बाद में उसको धीरे धीरे ठंडा होने दिया। जब हम उसको धीरे धीरे टाइम के रेस्पेक्ट में ठंडा हो रहे तो हमने अलग अलग टाइम इंटरवल पर उसके टेम्परेचर मेजर किए और हमने यहाँ पर एक कर्व प्लॉट किया जो कि टाइम और टेम्परेचर का कर्व है, जो हम नीचे देखेंगे यहाँ पर प्लॉट कर रखा है। तो द डिसकंटिन्यूटीज़
यानी टेम्परेचर अरेस्ट्स इन दिस कर्व आर कॉज्ड बाय फिजिकल चेंजेस इन द आयरन्स। तो जो डिसकंटिन्यूटी इस कर्व में हमें क्या हो रही है, दिखाई देने लग गई अलग अलग टेम्परेचर पर, और जो डिसकंटिन्यूटी यहाँ पर आ रही है अलग अलग टेम्परेचर, वो ये शो कर रही है कि आयरन जो है, प्योर आयरन है, उसके फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं, उसके अंदर क्या हो रहे हैं, फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं। देखिए यहाँ पर जैसे ये कर्व है, इससे आप समझ पाएंगे ये क्या है आपका आइडियलाइज्ड कूलिंग कर्व फॉर प्योर आयरन। जैसे अब हम बात कर रहे हैं, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये लगभग 3000 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा अप्रॉक्स, मान के चलिए 3000 या 3500 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर है टॉप में, ठीक है। अब धीरे धीरे इसको कूल डाउन किया जा रहा है, ठंडा किया जा रहा है। तो ये इस तरीके से इसका कर्व हमने प्लॉट किया। थोड़े समय के बाद हमने देखा टाइम इधर चल रहा है, इस एक्सिस पर टाइम है आपका, और इस एक्सिस पर क्या है, यहाँ पर टेम्परेचर है। तो ये डिग्री फ़ारेनहाइट है, ना कि डिग्री सेंटीग्रेड, ये डिग्री फ़ारेनहाइट है यहाँ पर जो स्केल हम ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या आपका टाइम है, जो भी आप टाइम यहाँ पर ले रहे हैं, मान के चलिए टाइम इज़ इन सेकेंड, ठीक है, या फिर टाइम आप हावर में भी मेजर कर सकते हैं, वो डिपेंड करता है। तो यहाँ पर ये जो कर्व जा रहा है, देखिए ये इस तरीके से क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर लूज़ हो रहा है। फिर थोड़े टाइम के बाद यहाँ पर ये कंडीशंस कांस्टेंट रह रहा है इस रेंज में, फिर वापस से ये अपना टेम्परेचर लूज़ कर रहा है, फिर यहाँ पर थोड़ा सा कांस्टेंट है, फिर टेम्परेचर लूज़ कर रहा है, फिर कांस्टेंट है, फिर टेम्परेचर लूज़ कर रहा है, फिर कांस्टेंट है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अलग अलग स्टेट हमें यहाँ पर आयरन की दिखाई दे रही है। यहाँ पर हमने लिख रखा है डेल्टा, 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट से 2550 के बीच में जो आ रहा है वो डेल्टा। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमने लिख रखा है ये गामा, भाई ये यहाँ पर हमने लिख दिया डेल्टा, ये क्या लिख दिया गामा, और ये जो रीजन है ये हमने क्या लिख दिया अल्फा, ठीक है। तो रेंज देख रहे हैं आप, रेंज का मतलब है अगर 2500 से 2800 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर लिमिट है, तो जो आयरन है उस आयरन को हमने क्या बोल दिया, डेल्टा आयरन। और अगर इसकी टेम्परेचर लिमिट है 1670 से लेकर 2550 के बीच में, तो इसको हमने क्या बोल दिया यहाँ पर, गामा आयरन। यहाँ पर हमने इसको क्या नाम दे दिया, गामा आयरन, इस लिमिट के बीच में। और अगर इसकी लिमिट इसके बिलो है 1670 से लेके पूरा लास्ट तक, तो इसको हमने क्या नाम दे दिया यहाँ पर, अल्फा आयरन। तो ये आयरन के क्या कर दिए हमने, अलग अलग फॉर्म बता दिए कि भाई आयरन इस टेम्परेचर लिमिट के बीच में एग्जिस्ट करता है, तो ये आयरन उगला, ठीक है। तो जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर द फर्स्ट अरेस्ट एट 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट, फर्स्ट अरेस्ट का मतलब होता है चेंजेस, डिग्री फ़ारेनहाइट मार्क्स द टेम्परेचर एट विच द आयरन फ्रीजेस, यानी 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट पर पहला हमें ब्रेक पॉइंट मिल रहा है जहाँ पर आयरन क्या हो रहा है, फ्रीज हो रहा है। द अदर अरेस्ट नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन टेम्परेचर और क्रिटिकल पॉइंट्स, ठीक है। द अदर अरेस्ट मार्क्स टेम्परेचर एट विच सर्टेन इंटरनल चेंजेस टेक प्लेस इन द सॉलिड आयरन। सम ऑफ दीज टेम्परेचर आर वेरी इंपॉर्टेंट इन द हीट ट्रीटमेंट ऑफ स्टील। यानी कहने का मतलब है, अगर हमने प्योर आयरन लिया है, उसको मान के चलिए हमने 3500 डिग्री फ़ारेनहाइट तक उसको हीटअप किया, हीटअप करने के बाद स्लोली स्लोली उसको कूल डाउन कर रहे हैं। और स्लोली स्लोली जब हम उसको कूल डाउन कर रहे हैं, तो टेम्परेचर के साथ और टाइम के साथ में टेम्परेचर को हमने मेजर किया, अलग अलग टाइम पर हमने मेजर किया। तो जब हम अलग अलग टाइम पर मेजर कर रहे हैं, तो जो कर्व प्लॉट हो रहा है उसमें कुछ डिसकंटिन्यूटी आ रही है, उसमें कुछ अरेस्ट आ रहे हैं, अरेस्ट मतलब चेंजेज आ रहे हैं। तो उन चेंजेस को हमने क्या किया, ऑब्जर्व किया। और उन चेंजेस को हमने ऑब्जर्व किया तो हमें ये भी पता चला कि भाई जो आयरन है, उस आयरन का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है, इंटरनल चेंजेस उसके अंदर आ रहे हैं, उसके माइक्रो स्ट्रक्चर में चेंजेज आ रहे हैं। किसके रेस्पेक्ट में, टाइम के रेस्पेक्ट में, जैसे जैसे वो ठंडा हो रहा है। तो वो जो चेंजेज आ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग हमने आयरन के जो अलग अलग क्लासिफिकेशंस थे वो कर दिए। जैसे हमने यहाँ पर बता दिया कि भाई इस रेंज में क्या कहलाएगा, ये जो आयरन है इस रेंज में अगर 2500 डिग्री फ़ारेनहाइट से लेके 2800 डिग्री फ़ारेनहाइट की रेंज में ये क्या कहलाएगा, डेल्टा आयरन, ठीक है। और अगर हम बात करें ये गामा, तो गामा आयरन इस पर्टिकुलर रेंज में कहलाएगा 1670 डिग्री से लेके 250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गामा आयरन कहलाएगा। और इफ़ इट इज़ बिलो देन इट विल बी नोन एज अल्फा आयरन, ठीक है। तो ये इसकी क्या कर दी हमने यहाँ पर
स्टेट इसकी बता दें, जिससे क्या हो रहा है यहाँ पर फिजिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, जैसे ये इस तरीके से ये जो एरो आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इसकी कंडीशंस दिखा रहे हैं। ये कर्व हमें प्रैक्टिकली जब हमने प्योर आयरन को लिया तो ये कर्व हमें क्या हुआ, इस तरीके के कर्व हमें वहाँ पर प्राप्त हुए। उनके बेसिस पर भी हमने उसके जो पर्टिकुलर अलग अलग फॉर्म थे उनको हमने बता दिया। तो हम कह सकते हैं कि भाई आयरन डेल्टा, गामा और एल्फ़ा इन तीनों फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं, क्योंकि ये जो तीनों चीज़ें हैं ये जब हम हीट ट्रीटमेंट करेंगे स्टील का, ये सारी चीज़ें हमारे काम आने वाली हैं जब हम हीट ट्रीटमेंट पढ़ेंगे स्टील का। स्टील के हीट ट्रीटमेंट क्यों किया जाता है वो चीज़ें देखेंगे। आगे अगर हम बात करते हैं, द एटम इन ऑल सॉलिड मेटल्स आर अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ज्योमेट्री। भाई जितने भी सॉलिड मेटल्स होते हैं उन सभी सॉलिड मेटल के अंदर जितने भी एटम होते हैं उनका एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है, उनका एक फिक्स ज्योमेट्री होती है, क्योंकि अलग अलग मेटल के माइक्रो स्ट्रक्चर अलग अलग होते हैं। उनकी जो ज्योमेट्रीज है, जिसको हम बोल सकते हैं जो क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर, जैसे माइक्रोस्कोप होता है ना, माइक्रोस्कोप से जब आप स्टील को देखेंगे तो उसका माइक्रो स्ट्रक्चर आपको अलग दिखेगा। अगर आप कास्ट आयरन को देखेंगे तो वो अलग दिखेगा, अगर आप कॉपर को देखेंगे वो अलग दिखेगा, अगर आप एल्यूमिनियम को देखेंगे वो अलग दिखेगा। यानी जब आप एक माइक्रोस्कोप लेंगे और एक स्टील का टुकड़ा लिया सेम साइज का, एक कास्ट आयरन का लिया, एक कॉपर का लिया, एक एल्यूमिनियम का लिया, तो सभी के जो माइक्रो स्ट्रक्चर्स होंगे, मॉलिक्यूल का जो स्ट्रक्चर्स रहेगा वो अलग अलग होगा, क्योंकि हर एक मटेरियल में जो माइक्रो स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है आपका अलग अलग होता है, क्योंकि सबके एक डेफिनेट ज्योमेट्री होती है। तो द एटम इन ऑल सॉलिड मेटल आर अरेंज्ड इन सम डेफिनेट ज्योमेट्री, और इसको बोल सकते हैं क्रिस्टलोग्राफिक पैटर्न, एक फिक्स ज्योमेट्रिक पैटर्न में वो अरेंज होते हैं। द एटम इन आयरन, अगर हम बात करते हैं किसकी, आयरन की, तो आयरन के अंदर जो एटम्स होंगे, द एटम इन आयरन इमीडिएटली आफ्टर फ्रीजिंग, यानी इमीडिएटली आफ्टर फ्रीजिंग मतलब क्या है कि जो आयरन के एटम है, आयरन के अंदर जैसे ही आयरन ठंडा होता है, आर अरेंज्ड इन व्हाट इज टर्म द बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक सिस्टम। यानी देखो एक स्ट्रक्चर होता है जैसे एफसीसी स्ट्रक्चर होता है, फेस सेंटर्ड क्यूबिक एफसीसी, दूसरा होता है जैसे बीसीसी। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो जो आयरन के अंदर जो स्ट्रक्चर होता है जब वो ठंडा हो जाता है तो वो स्ट्रक्चर कौन सा होता है, बीसीसी। यानी मॉलिक्यूल जैसे आयरन ठंडा हो जाता है तो अपने आप को बीसीसी स्ट्रक्चर के फॉर्म में, यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक स्ट्रक्चर के फॉर्म में अरेंज कर लेते हैं। इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर द यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब विद एन आयरन एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर। जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है, इस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इस तरीके से मान के चलिए एक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं, इसके अंदर एक यूनिट सेल की अगर मैं बात करूं तो वो यूनिट सेल इस तरीके का है, मान के चलिए ये एक क्यूब है। ठीक है, तो जो बीसीसी स्ट्रक्चर होता है यानी बॉडी सेंटर्ड, तो बॉडी सेंटर में 8 एटम तो आपके यहाँ पर होते हैं कॉर्नर पर, ये सभी के कॉर्नर पर 8 एटम रहेंगे, 1 2 3 4 5 और 6, और एक जो एटम है वो आपका क्या होता है, सेंटर में होता है। ठीक है, तो इस स्ट्रक्चर के फॉर्मेट में सारे के सारे यूनिट सेल अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये क्या कहलाता है, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। और जैसे एफसीसी होता है और एक होता है आपका एचसीपी, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। ठीक है, एक होता है एफसीसी यानी फेस सेंटर्ड क्यूबिक। तो एफसीसी, बीसीसी और एचसीपी ये क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चर ऑफ द मॉलिक्यूल जो कि किसी भी मेटल के अंदर लाई करते हैं। तो हम बात किसकी कर रहे हैं, आयरन की। तो आयरन जब ठंडा हो जाता है तो उसका जो स्ट्रक्चर होता है वो कैसा स्ट्रक्चर होता है, वो बेसिकली कैसा हो जाता है, बीसीसी। यानी आप कह सकते हैं जब ठंडा हो जाएगा तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होगा, बीसीसी यानी बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। तो इन दिस क्रिस्टल स्ट्रक्चर द यूनिट सेल कंसिस्ट ऑफ ए क्यूब विद एन आयरन एटम एट ईच ऑफ द 8 कॉर्नर एंड एनोदर इन द सेंटर। यानी बीसीसी स्ट्रक्चर में जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्येक कॉर्नर पर एक आयरन का एटम होगा और बीच में सेंटर पर भी एक आयरन का एटम होगा। तो ये स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपका, बीसीसी। ईच ऑफ मैनी इंडिविजुअल ग्रेन्स और क्रिस्टल ऑफ विच द सॉलिड मेटल इज कंपोज्ड इज बिल्ड अप ऑफ ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ दीज यूनिट सेल्स।
तो जो प्रत्येक क्रिस्टल या जो मेटल बनती है उस मेटल में इसी तरीके से सेम अरेंजमेंट में बहुत सारे ए लार्ज नंबर ऑफ यूनिट सेल को जोड़ के एक मेटल बनाई जाती है। ऑल ओरिएंटेड अलाइक इन द सेम ग्रेड, सभी का ओरिएंटेशन एक जैसा होता है। दिस हाई टेम्परेचर फॉर्म ऑफ आयरन इज नोन एज डेल्टा आयरन, इसको हम क्या बोल देते हैं यहाँ पर, इसको बोल देते हैं डेल्टा आयरन। यानी एक चीज़ आपको यहाँ पर समझ में आ रही होगी कि जो फर्स्ट स्ट्रक्चर जो हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है, जब हम इसको कूल डाउन कर रहे हैं तो जो डेल्टा आयरन हमारा बन रहा है, ठीक है, तो डेल्टा आयरन में जो स्ट्रक्चर होता है वो कौन सा है, BCC। हम बोल सकते हैं कि भाई स्टार्टिंग में जब हम इसको कूल डाउन करते हैं तो इसका स्ट्रक्चर किस फॉर्म में होता है, BCC फॉर्म में होता है। यानी डेल्टा आयरन कौन से स्ट्रक्चर के फॉर्म में होगा, BCC। जब इसको वापस ठंडा करेंगे तो इसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर फिर वापस से चेंज होगा, फिर और ठंडा करेंगे तो फिर वापस से चेंज होगा। तो अलग अलग स्ट्रक्चर की वजह से ही इसकी जो प्रॉपर्टीज है उनमें चेंजेज आएगा, इसी वजह से इनके नाम रखे गए। जैसे डेल्टा आयरन है, जब ये गामा में कन्वर्ट होगा तो ये FCC स्ट्रक्चर में चेंज होगा, जब ये गामा से वापस डेल्टा में कन्वर्ट होगा तो ये वापस से BCC स्ट्रक्चर में चेंज हो जाएगा। तो ये चीज़ हम आगे देखते हैं। तो यहाँ पर ये हमने देखा कि भाई डेल्टा आयरन के अंदर ये सारी प्रॉपर्टीज़ हमारी किस तरीके से यहाँ पर चेंजेस हो रही है।